जय हिंद साथियों। मैं आनंद चौहान आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार टीचिंग विद आनंद चौहान में। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बढ़िया होंगे। और कल जो है दोस्तों हमारी क्लास नहीं हो पाई थी, एक थोड़ा सा टेक्निकल इशू भी था हमारे मोबाइल में, जिस वजह से मैं जो वीडियो है जो अपलोड नहीं कर पा रहा था। तो आज जो है हमारी सुपर सीरीज़ की प्रैक्टिस सेट नंबर दोस्तों 11वां हमारा स्टार्ट हो रहा है। और इससे पहले दोस्तों हम अपने 10 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट भी कर चुके हैं। उम्मीद करता हूं वो 10 प्रैक्टिस सेट अपने आप में एक बेहतरीन प्रैक्टिस सेट थे और आप लोगों ने भी उनकी जो तैयारी है अच्छे से कर ली होगी। तो आज हम अपने इस रिवीजन सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम फिर से आप लोगों के लिए 20 क्वेश्चन की श्रृंखला लाए हैं, जिसमें से आपके टॉप 20 क्वेश्चंस होंगे आपके एग्ज़ाम के थ्रू, जो कि आपके PYQ बेस्ड क्वेश्चंस होंगे या किस टाइप से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। आज उन सभी क्वेश्चनों को हम फिर से एक बार रिवीजन करने वाले हैं। तो सभी लोग एक बार क्लास से जुड़ जाएंगे और वीडियो को शेयर कर देंगे अपने हर एक फ्रेंड हर एक दोस्त के साथ में, ताकि सभी लोग क्लास में जुड़ सके और अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से कर सकें। तो चलिएगा दोस्तों, हम ज़्यादा समय ना लेते हुए अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने आता हुआ, और मैं आपको हर वीडियो में कहता हूं बार बार कि भाई कॉपी पेन साथ रख के बैठिएगा, ताकि आप इन क्वेश्चनों को सबसे पहले सॉल्व करने की कोशिश करें। इसके बाद जो भी आपका आंसर आएगा तो वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताया करें। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने लग चुका है। मैं आपको सारे चैप्टर्स कंप्लीट करा भी चुका हूँ और उन सभी चैप्टर्स को हम मिक्सअप रिवीजन कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कोई संख्या जिसके पाँचवें भाग में पाँच की वृद्धि की जाती है तो वह उसके तीसरे भाग में 7 की कमी के बराबर हो जाती है। तो संख्या का आधा भाग ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों ये सवाल में दोस्तों आपको बताना है संख्या का आधा भाग। भाई देखो, संख्या जो अब बात आती है दोस्तों संख्या की, तो संख्या के लिए मैं आपको बता दूं, जब भी आपसे क्वेश्चन में बोला जाए कि एनवा भाग, एनवा भाग, तो एनवा भाग यदि आपसे पूछे कि बताइएगा इसका एनवा भाग का मतलब होता है जो हमसे संख्या पूछी गई, तो संख्या क्या होगी। तो संख्या को हमने मान लिया है एन, तो एनवा भाग जब भी आपसे पूछा जाए तो हमेशा आपको बता देना कि वो संख्या हमारी 1/n होगी। बात समझ में आई दोस्तों। एनवा भाग पूछा जाए तो समझ लो क्या हो जाएगी 1/n। अभी आपको कम समझ में आया होगा। यदि मैं आपको एग्जाम्पल बताऊं, यदि मैं आपसे बोलूं कि बताइएगा इसका पाँचवा भाग क्या होगा, पाँचवा भाग जैसे ही मैं आपसे बोलूं तो आप क्या बोलोगे 1/5। सपोज दूसरा एग्जाम्पल यदि मैं आपसे बोलूं 10वां भाग, भाई 10वां भाग क्या होगा, तो आप तुरंत कहोगे सर 1/10 हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों इतनी बात समझ में आई। एनवा भाग 1/n, यदि पाँचवा भाग पूछेगा तो 1/5, 10वां पूछे तो 1/10। जैसे ही आपसे 6वां भाग पूछ लेगा तो क्या बताओगे, आपको सर 1/6, यानी कि उसको तुरंत 1/, में कर देना है। इतनी बात उम्मीद करता हूँ आपको सभी को समझ में आ गई होगी। तो अब क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई संख्या जिसके पाँचवा भाग है। अब भाई इसका जो भी पाँचवा भाग है ना भाई, उसमें क्या बोला है कि उसमें 5 की वृद्धि कर दी जाती है, 5 की वृद्धि। भाई हमें नहीं पता हमारी संख्या क्या, भाई संख्या यहाँ से आप कुछ भी मान लो। सपोज यहाँ से मैंने संख्या मान ली है ए, यहाँ पर मैंने क्या संख्या मान ली है, संख्या मैं मान लेता हूँ यहाँ पर कि जो संख्या मैंने मानी वो हो गई ए। तो क्या बोला है कि जिसके पाँचवें भाग में, भैया ये संख्या यदि ए है तो इसका पाँचवा भाग क्या होगा, तो संख्या जब ए है तो उसका पाँचवा भाग A/5 हो जाएगा, यानी कि A/5। जैसा कि एनवा भाग मानते तो उसमें हम किस क्या माना, संख्या ए, तो ए का पाँचवा भाग क्या हो जाएगा A/5। अब क्या रहा है कि इसमें 5 की वृद्धि हो जाती है, 5 की वृद्धि हो रहा है तो +5 हो जाएगा। और आगे बोला है कि वह उसके तीसरे भाग के, किसके, उसी संख्या के, जो संख्या आपने मानी है ना उसी संख्या के तीसरे भाग के बराबर है। तो भैया जब बराबर है उसी संख्या के, तो संख्या हमने ए मानी थी और उसी के तीसरे भाग के, तो तीसरा भाग मैंने क्या बताया था A/3 कर देंगे। और कह रहा है कि इसमें 7 की कमी हो जाती है। क्या बोला है क्वेश्चन में कि 7 की कमी हो जाती है, तो कमी के लिए हमेशा माइनस चिन्ह लगाते हैं। कितने की कमी हो जाती है, तो वो कह रहा है 7 की कमी हो जाती है। उम्मीद करता हूँ इतनी बात आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गई होगी। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो क्या करना है भाई, अब यहाँ से क्या करेंगे भाई, इसको सॉल्व कर लेंगे। ये कैसे हैं भैया, आपस में बराबर है। तो यहाँ से ये आपका A/5 और A/3, जो छोटी संख्या वो इधर आके माइनस में हो जाएगी। तो यह क्या बोलेंगे, तो आप कहोगे सर ये हो जाएगा हमारा, ये हमारा कितना हो जाएगा A/3 माइनस का प्लस उधर माइनस में हो जाएगा, तो ये आपका चला जाएगा उधर A/5। A/5 7 + 5 कितना हो जाएगा भाई, आप कहोगे सर ये 12, माइनस का इधर प्लस में आ जाएगा तो 12 हो जाएगा। तो 7 5 कितना हो गया 12।
अब यहाँ पर ए और यहाँ पर ए, तो भैया ये कितना हो जाएगा, तो भाई आप चाहो तो इसका एलसीएम ले लो। 3 5 का एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 15। 3 5 15, तो ये कितना हो जाएगा 5a, और 5 3 15, ये हो जाएगा 3a। तो 5a माइनस 3a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा। बात समझ में आ गई, इसको मैंने डायरेक्टली सॉल्व कर दिया है। 2a बराबर कितना हो जाएगा 12। चाहो तो मैं आपको डिटेल में बता दूंगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो 3 5 15, तो ये कितना हो जाएगा 5a कर दो, माइनस का 5 3 15, तो ये हो जाएगा 3a। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये क्या हो जाएगा हमारा 2a बटे 15, 2a बटे 15, और बराबर में कितना है हमारा 12। ये से कट जाएगा, 2 से काटेंगे, 2 छक्के 12, और ये कट जाएगा 15 छक्का 90, यानी कि a बराबर कितना आ गया हमारा, a बराबर आ गया है 90। हमसे क्वेश्चन में ये देखो a का मान तो आ गया है 90, लेकिन क्वेश्चन में हमसे बोला क्या है, क्वेश्चन में हमसे बोला है कि संख्या के आधा भाग ज्ञात कीजिए। भैया a की मान कितना है, a का मान 90, इसका हमसे आधा भाग पूछा है ना, आधा भाग। तो आधा भाग कितना हो जाएगा 90, और बटे में कितना आ जाएगा 2, तो 90 बटे 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 45। यानी इसको आधा भाग की जो संख्या होगी वो हमारे क्या हो जाएगी, 45 हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ इतनी बात समझ में आ गई। आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि P और Q एक दूसरे से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर दो नियत बिंदु फिक्स्ड पॉइंट हैं, और आर पी क्यू पर ऐसा बिंदु है कि पी आर बराबर 6 सेंटीमीटर है। जब पी आर की लंबाई 5% बढ़ाई जाती है तो क्यू आर की लंबाई में कितने % कम हो जाती है। थोड़ा सा क्वेश्चन बोल सकते हैं लेंदी हो सकता है आप लोगों के लिए, लेकिन क्वेश्चन अच्छे लेवल का है। तो भाई देखो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर मान लेते हैं कि सपोज़ एक कोई दूरी ले लेते हैं, ठीक है। मान लिया कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी किसकी किसकी है, पी और क्यू के एक दूसरे से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है। भाई सपोज़ यहाँ पर कौन है, भाई यहाँ पर आ गया आपका पी, यहाँ पर पी है, और यहाँ पर कौन है क्यू। क्यू को भाई कहाँ पे बैठा लेंगे, भाई क्यू को मान लिया कि क्यू आपका ये हो गया, और पी क्यू जो है ना वो एक दूसरे से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ये जो दूरी है ना, दूरी, ये दूरी आपकी 10 सेंटीमीटर है पी और क्यू के बीच की, ठीक है। ये दूरी कितनी है, 10 सेंटीमीटर। और क्या आगे बोला है कि पी क्यू पर एक ऐसा बिंदु है कि पी आर 6 सेंटीमीटर है। पी आर कितने सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है। यानी कि आर आपका मान लेते आर में, यानी कि पी आर 6 सेंटीमीटर, तो आर यहाँ पर कहीं पर बैठा होगा। मान लिया कि सपोज आर आपका यहाँ पर है, ये हो गया आर बिंदु, ठीक है। आर यहाँ पर आ गया, और पी आर बराबर है 6 सेंटीमीटर, यानी कि पी आर के जो बीच की लंबाई है ना, लंबाई ये कितनी है, ये बोल रहा है कि ये लंबाई 6 सेंटीमीटर है। अब आप एक बात बताओ, टोटल दूरी 10 सेंटीमीटर है, जिसमें से पी आर की दूरी 6 सेंटीमीटर है, तो आगे की जो शेष दूरी बचेगी आर और क्यू के बीच की दूरी कितनी बचेगी। टोटल 10 थी, पी आर के बीच की 6 है, तो आर और क्यू के बीच की शेष दूरी कितनी बचेगी आपको, सर 4 सेंटीमीटर बचेगी, क्योंकि टोटल 10 है, 6 चल चुका, शेष कितनी बचेगी 4। अब देखो ये आपको क्या करना है। अब आगे पढ़ो क्वेश्चन में, क्वेश्चन में बोला है कि जब पी आर की लंबाई 5% बढ़ाई जाती है। अब यहाँ पर बात जो हो रही है वो हो रही है परसेंटेज की। यहाँ पर जो बात हो रही है वो हो रही है परसेंटेज की। जब बात परसेंटेज की हो रही है तो भाई ये जो 6 सेंटीमीटर है ना, इसमें अपनी ओर से भाई 2 जीरो लगा दो। 2 जीरो क्यों लगा दिए भाई, इससे हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी भाई। कैलकुलेशन क्या हो जाएगी भाई, हमारी आसान हो जाएगी, क्योंकि भाई बात परसेंटेज की हो रही है। अब देखो इसे 600 में क्या बोल रहा है कि भाई 5% पी आर की लंबाई बढ़ेगी। तो पी आर की लंबाई 6 सेंटीमीटर थी, इसमें से इसने बोल दिया कि ये 5 सेंटीमीटर ये आपकी बढ़ जाती है। तो 5 सेंटीमीटर बढ़ जाएगी, यानी 5/100, 0 से 0 6 पंचे 30, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 30 आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब आप एक बात बताओ, जब ये 30 जो इसकी लंबाई है ये बढ़ रही है, क्योंकि 5% बढ़ाने की बात कह रहा है तो बढ़ रही है, तो हमसे कह रहा है कि तो Q और R यानी कि इन दोनों के बीच की दूरी, यानी कि इन क्यू आर की लंबाई कितने % कम हो जाएगी। जब ये 30 बढ़ रहा है तो ये 30 कम हुआ होगा। बोलो यस या नो। तो भैया हमसे कमी ही तो पूछी है, तो बस हो जाएगा क्वेश्चन सोल्व। तो ये भैया क्या हो जाएगी 30% की कमी। तो ये जो 30 की जो कमी होगी ना वो इस 400 मीटर की दूरी में होगी। तो वही तो पूछ रहा है कि क्यू आर के बीच की लंबाई कितने % कम होगी। तो भाई कम कितनी होगी 30, किससे, इस आर और क्यू की बीच की दूरी कितनी रखी थी भैया 400, और गुणा कर देंगे 100 से। दैट सॉल्व, आंसर आ जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो खत्म।
4 से काटेंगे 7.5 बार जाएगा भाई 7.5%। ऑप्शन नंबर मिला लेंगे भाई, कौन सा हो जाएगा आपको सर, पहला ही ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 7.5%। उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्त बात समझ में आ गई होगी। तो आगे बढ़ते हुए अपने अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर हमारा 3। किरण ने 2 व्यक्तियों को 4,000 रुपये का एक भाग 8% प्रतिवर्ष की दर से और शेष भाग 10% प्रतिवर्ष की दर से उधार दिए। उसे 352 रुपये का वार्षिक साधारण ब्याज मिला, तो 10% पर उधार दी गई राशि ज्ञात करें। तो भाई देखो, हमसे कह रहा है कि उसे 352 रुपये का वार्षिक साधारण ब्याज मिला। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे भाई, इसका क्या करेंगे भाई, साधारण ब्याज का दर प्रतिशत निकालेंगे भाई, ठीक है। तो देखो, हमको साधारण ब्याज हमें कितना दिया गया, आपको सर ब्याज मिल रहा है 352। तो सबसे पहले तो वही फार्मूला लगा दो कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। मूलधन कितना है भाई हमारा 4,000 है, मूलधन हमारा कितना है 4,000, गुणा दर हमें निकालनी है आर, समय है 1 वर्ष, प्रतिवर्ष कह रहा है ना, तो 1 बटे में कितना आ जाएगा आपका, बटे में आ जाएगा आपका 100 यानी कि 100। कैलकुलेट करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो आपके कैंसिल आउट, 4 से कटेगा आपका 4 एकम 4 10 बार, 4 से कटेगा 4 अट्ठे 32 और 4 अट्ठे 32 88 बार। और ये हो जाएगा कितना भाई, ये आपका 88, आर का मान निकालेंगे तो 88/10, 88/10 यानी कि कितना आ जाएगा 8.8%। ये हमारी दर जो आ गई वो कितनी आ गई, 8.8% की दर। अब इसको यहाँ से करेंगे एलिगेशन मेथड से। एलिगेशन मेथड सबसे आसान मेथड रहेगा आपके लिए, तो एलिगेशन मेथड यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। अब देखो एलिगेशन मेथड कैसे लगाएंगे कि 8% प्रतिवर्ष की दर से और शेष भाग 10%। तो भाई पहला भाग हमारा कितना है 8% और शेष भाग हमारा है 10%, और जो हमारा दर निकल के आया 8.8%, इसको रखेंगे मिडिल में, ये हो जाएगा 8.8%। कितना हो जाएगा 8.8%। बस एलिगेशन मेथड लगा देंगे, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपका 0.8 और ये आपका आ जाएगा 1.2%। अब भाई देखो, इसको काट देंगे, पॉइंट से पॉइंट आपका ख़त्म, इसको काटेंगे 6 से, 6 दूनी 12 और ये कट जाएगा 6 तियाँ 18, भाई 18 नहीं, पॉइंट है ना भाई, पॉइंट। भाई देखो, इसको दशमलव है, दशमलव से दशमलव कट जाएगा, इसको काट दिया यहाँ से, इसको यहाँ से काट दिया, इसको यहाँ से ख़त्म, यहाँ से ख़त्म। अब इसको काट देंगे, 4 से काट देंगे, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12। तो हमारा जो रेशियो बनेगा वो आ जाएगा 3:2 के रेशियो में। इतनी बात समझ में आ गई। तो जो रेशियो बटा वो आ गया 3:2। अब क्वेश्चन में बोला है, क्या बोला था क्वेश्चन में, क्या बोल रहा है कि तो 10% पर उधार देगी राशि ज्ञात कीजिए। भाई 10% पर, भाई टोटल मूलधन कितना है हमारा, आपका टोटल मूलधन कितना है भाई, जोड़ देंगे 3 2 5। भैया हमारा तो मूलधन 5 है, लेकिन मूलधन था कितना भाई 4,000, यानी कि 5 की वैल्यू कितनी है भाई 4,000 दी गई है। जब 5 की वैल्यू 4,000 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो भाई 5 अट्ठे 40 यानी 1 के मान कितना आ जाएगा 800। इतनी बात समझ में आ गई। तो 1 का मान कितना आ जाएगा 800। तो हमसे पूछा था कि 10% पर उधार देगी राशि। तो अब यहाँ से आप ये देखो कि 10% पर वाली राशि कौन है। तो 10% वाला देखो अनुपात कितना आया 2, तो बस इसी 2 में गुणा कर देंगे, किसकी 800 की गुणा कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 800 दूनी 1600। बात समझ में आ गई। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर 1600, क्योंकि 10वां भाग किसका था, तो 10वां भाग हमारा 2 ही तो था। तो 10 में जब एक भाग हमारा 800 है तो 10वां भाग का मान 2 है, तो 1 बराबर 8, तो 2 बराबर कितना हो जाएगा 8 दूनी 1600। बात समझ में आ गई। तो ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे आप लोग। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 4। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक बगीचे में पहले वर्ष गुलबहार के 6 पौधे हैं, प्रत्येक वर्ष माली गुलबहार के 3 नए पौधे लगाता है, और बगीचे में पहले वर्ष चमेली के भी 26 पौधे हैं, जिसमें से प्रत्येक वर्ष 2 पौधे खत्म हो जाते हैं। पहले वर्ष के बाद कितने समय में गुलबहार के पौधों की संख्या चमेली की पौधों संख्या के बराबर हो जाएगी। अच्छा क्वेश्चन है भाई। देखो पहले तो ये देखो, पहले वर्ष देखोगे गुलबहार के कितने पौधे थे। भाई यहाँ पर मैं लिख देता हूँ गुलबहार, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ गुलबहार। पहले वर्ष बोल रहा है कि गुलबहार के 6 पौधे थे, और एक लाइन क्वेश्चन में और बोली है कि बगीचे में पहले वर्ष चमेली के भी 26 पौधे थे।
तो पहले वर्ष में गुलबहार के तो 6 पौधे हैं ही, और पहले ही वर्ष दोस्तों चमेली के भी कुछ पौधे थे। तो चमेली के देखो हमें पौधे बता रखे हैं इन्होंने कि चमेली के पौधे थे कितने। पहले वर्ष तो गुलबहार के 6 और चमेली के बोल रहा है कि 26 पौधे थे। इतनी बात समझ में आ गई। गुलबहार के 6 पौधे थे और पहले वर्ष चमेली के भी 26 पौधे थे। लेकिन माली ने क्या किया, हर वर्ष मालिक हर वर्ष जो है ना भाई 3 नए पौधे लगाता है। मालिक जो है ना भाई गुलबहार के, वो गुलबहार के कितने पौधे लगाता है, वो 3 पेड़े ज़्यादा लगाता है। 3 पौधे जो है ना मालिक गुलबहार के प्रत्येक वर्ष लगाता है। लेकिन जिसमें से प्रत्येक वर्ष 2 पौधे खत्म हो जाते हैं। किसमें से, जो चमेली के। क्योंकि लाइन पढ़ेंगे ध्यान से, कि यहाँ से लाइन पढ़ो आप कि बगीचे में पहले वर्ष चमेली के भी 26 पौधे हैं, जिसमें से प्रत्येक वर्ष 2 पौधे खत्म हो जाते हैं। ये बात किसके लिए बोली गई, चमेली के। तो चमेली के 2 पौधे खत्म हो जा रहे हैं, तो ये हो जाएगा -2। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये हो गया -2 और ये हो गया +3, क्योंकि गुलबहार में प्रत्येक वर्ष 3 पौधे लग रहे हैं और चमेली के प्रत्येक वर्ष 2 पौधे खराब हो रहे हैं। अब आगे क्वेश्चन में बहुत बोला है कि पहले वर्ष के बाद कितने समय में गुलबहार पौधों की संख्या चमेली की पौधों की संख्या के बराबर यानी कि इक्वल हो जाएगी। ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है भाई। तो अब देखो, तो हमें क्या बताना है यहाँ पे, देखो समय पूछा है तो समय मान लेते हैं t, यानी कि t समय बाद, या हम बोल सकते हैं t वर्ष बाद। तो t समय बाद क्या बोल रहा है, t समय बाद हमारी जो संख्या वो कैसी होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। t समय बाद क्या बोल रहा है, संख्या कैसी हो जानी चाहिए, बराबर हो जानी चाहिए। ये क्वेश्चन हमसे पूछना चाहता है कि कितने समय में ये संख्या जो है बराबर हो जाएगी। तो भाई देखो, आप एक बात बताओ, गुलबहार में पहले तो 6 पौधे थे। गुलबहार में पहले 6 पौधे थे, अब उसमें 3 और लगा दिए, तो ये हो जाएगा 6 + 3t। भैया यहाँ से समय बताना है तो t मान लिए हैं, बराबर। अब चमेली के भी पौधे कितने थे हमारे, 26, जिसमें से 2 पौधे खराब हो रहे हैं, तो इसको मान लिया -2t। t हमारा क्या होगा, समय जिसको हमें निकालना है। तो बस इसको कैलकुलेट कर देंगे भाई। ये आपका 6 है, ये आपका 26 है। ये 6 में से 26 माइनस कर देंगे तो 20 बचेगा। 3t और 2t, ये दोनों माइनस का इधर प्लस में आ जाएगा, जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा 5t। 5t बराबर में कितना हो जाएगा, 20। 5 से कटेंगे, 5 चौको 20, और t बराबर हमारा कितना आ जाएगा, समय 4। यानी कि कितना आ जाएगा, जब समय आया है 4 वर्ष, तो यही इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्त आपको ये बात समझ में आ चुकी होगी। तो चलिएगा भाई, ये ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर होता हुआ क्वेश्चन नंबर सी। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। अगला क्वेश्चन है कि एक नाव नदी में धारा के अनुकूल एक निश्चित दूरी 3 घंटे में तय करती है। यह समान दूरी को धारा के प्रतिकूल 3.5 घंटे में तय करती है। यदि पानी की गति 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा है तो शांत जल में नाव की गति क्या है। भाई देखो, आपका नाव धारा का क्वेश्चन है। भाई देखो, समझ लो एग्जाम में आता है, अच्छे से क्लियर कर लेना सारे कॉन्सेप्ट। अभी आपके पास समय है, समय से पहले सारे कॉन्सेप्ट क्लियर जरूर कर ले। भाई देखो, आपको मैंने एक बात बताई थी कि जो आपकी नाव और धारा है, जब हम धारा के अनुकूल जाते हैं तो क्या होता है, प्लस, यानी कि उसको बोलते हैं, आपका क्या बोलते हैं, बी प्लस का डब्लू। ठीक है। और धारा के जब प्रतिकूल आते हैं उसको क्या बोलते हैं, माइनस, यानी कि बी माइनस का डब्लू। इतनी बात तो सभी को पता है। अब बोल रहा है कि धारा के अनुकूल निश्चित दूरी को वो 3 घंटे में तय करता है। कितने घंटे में भाई, 3 घंटे में तय करता है। और धारा के प्रतिकूल वो 3.5 घंटे का समय लेता है। 3.5 घंटे का, इसको बना लेंगे रेशियो। तो ये हमारा बन गया रेशियो। अब जब ऐसे ही यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा तो यहाँ पर एक 0 आ जाएगा। जब 0 आएगा तो ये कट भी जाएगा, 5 छिक्का 30 और 5 सत्ते 35। तो ये हमारा नया रेशियो बन गया 6:7। 6:7 ये क्या बन गया दोस्तों, हमारा रेशियो बन गया। और आप सभी जानते हो कि जो हमारा रेशियो बन गया वो क्या बन गया, 6:7। अब देखो, अब यहाँ से आपको बात समझनी है। हमसे क्या पूछा भाई, समय का रेशियो है। तो समय का रेशियो उल्टा किसके होते हैं, चाल के रेशियो के। तो जो समय, ये तो हमारा समय यानी कि टाइम है, तो यहाँ से क्या कर देंगे भाई, चाल का रेशियो हो जाएगा इसका उल्टा। तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 7:6। ये आपको केवल बात समझनी थी। तो यहाँ से हम किसका निकाल लेंगे भाई, यहाँ से हम आपका नाव और धारा दोनों का निकाल सकते हैं। तो B/W। तो भाई नाव की और धारा की चाल कैसे निकालेंगे भाई, एक बार क्या करेंगे भाई, इनको जोड़ देंगे। तो 7 6 कितना हो जाएगा भाई, 13। और एक बार घटा देंगे, 7 में से 6 गया, कितना बच जाएगा,
आप कहोगे सर ये हो जाएगा 1। तो हमारा जो रेशियो बन गया वो आ गया 13:1। इतनी बात समझ में आई, ये 13:1 आया कैसे? ठीक है। अब कह रहा है कि यदि पानी की गति 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा, आप बताओ पानी की गति कितनी है भाई, वाटर की गति कितनी है? आप कह रहे हो कि वाटर की गति 1 है, वो कह रहा है कि 1.5 यानी कि कितना है 1.5। तो ये इसका कितना गुना हो गया? तो आपको सर ये तो इसका 1.5 ही गुना है, ये इसका तो 1.5 ही गुना है। तो हमसे पूछी नाव की चाल, तो नाव यानी कि बोट, तो नाव की चाल कितनी है 13, ये इसका कितना गुना है 1.5 गुना, तो आपको भी 13 का 1.5 गुना कर देना है। तो कितना हो जाएगा 13 पचे 65 की 5 कैरी करेगा 6, 13 कम 13 6 19 यानी 19.5 किलोमीटर प्रति घंटा। यही इस क्वेश्चन का आंसर है, क्योंकि हमसे नाव की चाल पूछी थी। ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्त आंसर आ गया होगा आप सभी का। तो आगे बढ़ते हुए अपने अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 6। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 139 खिलाड़ियों की एक कबड्डी टीम का औसत वजन और 89 किलोग्राम है। भाई देखो ये तो एवरेज का सबसे आसान क्वेश्चन है भाई, सब लोग कर लोगे ना भाई। देखो इसका योगफल निकालेंगे तो 139 खिलाड़ी, भाई कबड्डी टीम में कितने खिलाड़ी हैं 139 है, और इनका औसत वजन कितना है 89 किलोग्राम है। तो इनका टोटल योग कितना हो जाएगा भाई, इनकी गुणा कर लेंगे भाई। भाई कितना है 139 है और गुणा कितना करना भाई 89 का। तो इसका जो टोटल योग आएगा वो मैं आपको बता देता हूँ, वो आएगा आपका 12,371 यानी कि 12,371 आ जाएगा भाई। इतनी बात समझ में आ गई, कितना आ जाएगा 12,371 जो है इसका टोटल योग। अब आगे बोला है कि यदि प्रबंधक का वजन शामिल किया जाता है। अब भाई देखो पहले खिलाड़ी कितने थे 139, अब इसमें एक प्रबंधक और आ गया, तो अब कितने हो जाएंगे 140 हो जाएंगे। और बोल रहा है कि औसत 1 किलोग्राम बढ़ जाता है, पहले औसत था कितना 89, अब 1 किलोग्राम बढ़ गया, तो अब कितना हो जाएगा 90। भाई इनकी गुणा कर देंगे भाई, इनकी गुणा कर देंगे भाई। अब 140 की गुणा जो है ना भाई, ये किस में करनी है, ये करनी है इस 90 में। तो भाई 14 नम्मा कितना होता है 126 और 2 जीरो आ जाएगी यानी कि 12,600। अब पूछ रहा है कि तो प्रबंधक का वजन कितना है, तो भाई इससे माइनस कर देंगे भाई, तुम्हारा जो वजन निकल के आएगा वो प्रबंधक का निकल के आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, तो आपको सिर्फ 12,600 और माइनस कर देंगे 12,371, दैट इज आंसर आ जाएगा हमारा। 10 में से 1 जाएगा 9, यहाँ पे बचेगा 9 में से 7 गया 2, इसके पास बचेगा 5, 5 में से 3 जाएगा 2 यानी कि 229 किस ऑप्शन के पास है? आप कहोगे भैया ऑप्शन नंबर बी के पास है। बस ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्त बात समझ में आ गई होगी। तो 229 दोस्तों है जो प्रबंधक का वजन हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए का भार बी के भार से 20% अधिक है, जिसका भार सी के भार से 30% अधिक है, और ए का भार सी के भार से कितने परसेंट अधिक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आपको मैं एक बात बता दूं, जहां कहीं पर भी आपको जो, जिसका, ये शब्द आपको देखने को मिल जाए, और इस शब्द का प्रयोग हमेशा दूसरे वाले के लिए किया जाता है। जैसे यहाँ पर बात हो रही थी ए का भार बी के भार से, तो ये जो जिसका शब्द आया ना, ये किसके लिए आया, ये दर्शा रहा है बी को। ये जो शब्द है ना जिसका, ये भाई बी के लिए आया है। किसके लिए आया है? ये वर्ड जो है ना, जिसका शब्द या जो शब्द हुआ, ये हमेशा दूसरे वाले के लिए आता है। तो दूसरा व्यक्ति कौन है? बी, क्योंकि ए का भार बी के भार से। इतनी बात आपको यहाँ पर समझनी है भाई। देखो अब यहाँ से निकाल लेंगे, इनके रेशियो निकालेंगे, रेशियो मेथड। ए अनुपात बी, ए का भार बी के भार से 20% अधिक है भाई। यदि मैं आपसे कहूँ यदि बी का भार 100 है, तो ए का भार बी के भार से 20% अधिक होगा, यानी कि ए का वजन कितना होगा 120 होगा भाई। इसको काट लेंगे, 20 पंचे 100, 20 छिक्का 120। तो ये रेशियो बन गया हमारा 6:5 का रेशियो। इसके बाद आगे क्वेश्चन में बोला है, आगे क्वेश्चन में क्या बोला है कि जिसका भार सी के भार से 30% अधिक है। तो जिसका शब्द किसके लिए आया? दूसरे वाले के लिए। तो दूसरा वर्ड कौन है हमारा? बी। तो ये हो जाएगा बी अनुपात का सी। तो जिसका भार सी के भार से 30% अधिक है, यदि मैं 100 को, सी को 100 मान लूँगा, तो ये सी जो है ना, सी, यदि मैं इसको 100 मान लूँगा, तो बी का भार जो है ना सी के भार से 30% अधिक है। तो बी कितना हो जाएगा 130। इसको सॉल्व करेंगे भाई, तो इससे एक जीरो कैंसिल आउट हो जाएगी। तो ये रेशियो बन जाएगा हमारा 13:10 का रेशियो। अब आप यहाँ पर एक चीज़ देखो, यहाँ पर बी का मान 5 है, यहाँ पर 13 है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे भाई, हमें क्या करना है, यहाँ से हम ए अनुपात बी अनुपात सी तीनों का रेशियो निकालेंगे।
ए का अनुपात कितना है 6 अनुपात बी का अनुपात है 5, इसका कितना है भाई 13 अनुपात कितना हो जाएगा 10, बी और सी का। भाई आप सभी जानते हो यहाँ पर स्थान खाली है कि यहाँ पर स्थान खाली है, तो यहाँ पर कौन सी संख्या आ जाएगी, तो आपको सर इसके पास की संख्या 5 है यहाँ पर, तो 5 यहाँ पर लिख देंगे, इसके पास की संख्या यहाँ पर 13 इसको यहाँ पर लिख लेंगे, बस इसको यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेंगे। भाई आपस में गुणा कर देंगे, 13 6 कितना हो जाएगा 78 हो जाएगा, 13 25 65 और 10 पन्ना 50, तो ये हमारा आ गया रेशियो, ये आ गया हमारा रेशियो। हमसे पूछा क्या है कि ए का भार सी के भार से, तो ए भैया ये रहा आपका, ए कहाँ पर है भैया, ए ये रहा और सी आपका ये रहा, तो ए का भार सी के भार से कितना अधिक है भाई, ये 78 है ये 50, तो भाई दोनों के बीच का अंतर कितना है भाई, आपको सर ये तो भाई 28 का अंतर है, अंतर कितने का 28 का। आप सभी जानते हो जिसका अंतर कितने का है भाई 28 का, तो 28 का अंतर किस में है, इस 50 में, भाई इस 50 से ही तो है, तो बस इसको सॉल्व कर देंगे, तो भाई अंतर है 28 का किस में, सी के भार में, तो बस यही तो पूछा था, ए का भार सी के भार से, जिससे पूछा जाए ना उसको लिख लेते हैं बटे के नीचे, तो किससे पूछा सी से, तो बटे में कितना आ जाएगा आपका, बटे में आ जाएगा आपका 50 और गुणा कर देंगे भाई 100 से, बस कैलकुलेट कर लेंगे, 50 से कटेगा 2 बार, 50 दूनी 100, 28 दूनी कितना हो जाएगा 56% अधिक है, तो दैट इज सॉल्व, आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 56 इस क्वेश्चन का बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आंसर आ जाएगा। क्लियर, उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्त बात समझ में आ गई होगी। तो चलिएगा अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन में कह रहा है कि सबसे बड़ा गोला 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन से काटा गया है, तो गोले का आयतन क्या होगा। भाई देखो, एक जो सबसे बड़ा गोला है ना, जो मैक्सिमम साइज का जो गोला है, स्फीयर है ना, इसको एक 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन से काटा गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं एक घन बना लेता हूँ। भाई देखो यहाँ पर एक कोई घन है बड़ा सा, ये क्या हो गया भाई, एक ये घन हो गया, ठीक है। अब इस घन से ना भाई एक क्या काट रहा हूँ मैं, एक स्फीयर काट रहा हूँ, स्फीयर यानी कि गोला। इसके अंदर से भाई क्या कटेगा भाई, एक सबसे बड़ा यानी कि मैक्सिमम साइज का गोला। अब जो मैक्सिमम साइज का जो गोला होगा ना भाई, वो इसको सारी भुजाओं को काट रहा होगा, इसकी भुजा की, ये इसके सारी भुजाओं के अंदर होगा, यानी कि सारी भुजाओं को ये काट रहा होगा इस प्रकार से, इस प्रकार से ये सारी भुजाओं को टच कर रहा होगा। बात समझ में आ रही है ना भाई, मैं कहना क्या चाहता हूँ, ये इस प्रकार से इसकी सारी भुजाओं को ये टच कर रहा होगा। ये जो गोला होगा ना, इसके अंदर की सारी भुजाओं को इस प्रकार से, इस तरीके से ये टच कर रहा होगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर दोस्तों आपको छोटी सी आपको बात याद रखनी है, क्या वो बात ये है कि जो इस घन की जो भुजा होगी ना भाई, क्योंकि ये घन की सभी भुजाओं को टच कर रहा है, जो घन की भुजा होगी ना, वो इस व्रत की भुजा, भाई देखो यहाँ पर एक क्या है, इस व्रत की, वो इस व्रत की भुजा का क्या होगा भाई, डबल होगा, यानी कि 2 गुना हो जाएगा इस व्रत की भुजा का। तो ये कितना हो जाएगा भाई, डायगोनल, यानी कि 2r हो जाएगा, 2r बराबर हो जाएगी, यानी कि इसकी भुजा का क्या हो जाएगा भाई, 2 गुना हो जाएगा। बात समझ में आ गई दोस्तों, बस आपको इतना पॉइंट आपको यहाँ से याद रखना है, ठीक है। इसके बाद तो बस अब यहाँ से निकाल लेंगे भाई, भुजा हमें कितनी दी गई थी भैया, 6 सेंटीमीटर की भुजा। तो बस इसको यहाँ से मैं कैलकुलेट करूँगा, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, भुजा कितनी है 2r, r यानी कि हमारी त्रिज्या है, रेडियस है, तो 2r बराबर भुजा कितनी दे रखी थी 6 सेंटीमीटर, काट देंगे 2 3 6, यानी कि r बराबर कितना आ जाएगा, हमारी त्रिज्या जो आ गई वो कितनी आ जाएगी 3। इतनी बात आपको समझ में आ चुकी होगी। बस इसको कैलकुलेट करेंगे भाई, हमसे क्या पूछा, अभी त्रिज्या आ गई है 3, तो यहाँ से बस हमारा आयतन हमसे पूछा था किसका, गोले का आयतन। तो गोले का आयतन क्या होता है, तो आपको सर जो गोले का जो आयतन होता है v बराबर 4/3 पाई r क्यूब, यही तो होता है भाई गोले का आयतन का फॉर्मूला। बस इस फॉर्मूले को रख देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 4/3 और पाई, पाई को ऐसे ही लिख लेने दो, 4/3 पाई गुणे r का मान कितना है भाई 3 है, तो ये हो जाएगा हमारा 3 का क्यूब। तो 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। मैं इसको यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ, इसको यहाँ पर सॉल्व कर लेते, तो ये कितना हो जाएगा आपको सर, ये हो जाएगा हमारा 4/3 पाई इंटू 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 3 त्रिका 9 तिया 27, कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, आप कहोगे सर ये हो जाएगा हमारा 27 हो जाएगा, 3 से ये कट जाएगा, 3 में कितना हो जाएगा 27, और 9 की गुणा 4 में कर देंगे तो कितना हो जाएगा 9 चौको 36 पाई। बस ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 36 पाई। किस ऑप्शन के पास है, तो आपको सर ऑप्शन नंबर बी के पास है, ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्त आपको सभी को अच्छे तरीके से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 9। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे सभी लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों बहुत बढ़िया है। कह रहा है कि एक दुकानदार खरीदारों को निम्नलिखित छूट योजनाएं प्रदान करता है। भाई देखो, आपकी क्वेश्चन को देखते ही आपकी एक नज़र पड़ी होगी, वो है आपका क्रमिक छूट। क्रमिक छूट पर आपके सभी की नज़र पड़ी होगी। तो क्रमिक छूट का एक फार्मूला भी मैंने आपको बताया भी था जब मैंने आपको डिस्काउंट यानी बट्टा वाला जो चैप्टर पढ़ाया था। क्रमिक छूट का एक जो फार्मूला होता है वो होता है आपका ए प्लस बी माइनस का ए इंटू बी अपॉन 100। भाई ये सभी को याद होना चाहिए फार्मूला, और सभी को याद भी होगा। ये जो फार्मूला होता है ये होता है क्रमिक छूट का, सभी को पता होगा, ठीक है। अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, यहाँ पर फिर क्वेश्चन बोला है कि किस योजना के तहत विक्रय मूल्य न्यूनतम होगा। आपको एक बात मैं बता दूं, विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस, और विक्रय मूल्य हमारा कब न्यूनतम होता है, यानी कि जब उसका सेलिंग प्राइस हमारा कम हो। कम कब होगा? जब उसका डिस्काउंट ज़्यादा होगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर आपको समझाते हैं। विक्रय मूल्य वही तो होता है जो चीज़ हम बेचते हैं, और जब बेचते हैं कैसे बेच रही, न्यूनतम। विक्रय मूल्य न्यूनतम होगा ना, तो जब हम किसी वस्तु को बिल्कुल सस्ते में बेचते हैं। और कब बेचते हैं सस्ते में? जब उस पर डिस्काउंट ज़्यादा होगा। हम जब कपड़े लेने जाते हैं मार्केट में, तो ये कहते हैं भैया ये शर्ट कितने की? उसने कहा शर्ट, ये शर्ट तो आपकी जो शर्ट है ये 500 रुपये की। तो आप उससे बोलेगे भाई कोई डिस्काउंट दे दो। डिस्काउंट यानी कि आप उससे छूट मांग रहे हैं। क्यों छूट मांग रहे हैं? कि जब वो दुकानदार हमें छूट देगा तो वो शर्ट हमें कुछ सस्ती पड़ जाएगी। तभी तो पड़ेगी सस्ती, यानी कि उसका जो मूल्य होगा वो थोड़ा सा न्यूनतम हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब आप समझ चुके होंगे। यानी कि विक्रय मूल्य न्यूनतम होगा। तो विक्रय मूल्य यदि न्यूनतम होगा तो इसका जो डिस्काउंट है ना, इस पर मिलने वाली छूट है वो कैसी होनी चाहिए? तो यानी इस पर जो मिलने वाला जो हमारा डिस्काउंट है वो कैसा होना चाहिए? मैक्सिमम, यानी कि अधिक होना चाहिए। यानी डिस्काउंट कैसा होना चाहिए? मैक्सिमम, यानी कि अधिक होना चाहिए। तो विक्रय मूल्य न्यूनतम तब होगा जब इस पर छूट हमें ज़्यादा मिलेगी। बात समझ में आ गई? अब आपको यहाँ पर देखो तीन यहाँ पर पॉइंट दिए गए, पहला दूसरा तीसरा। अब इनको बस इस फॉर्मूले में रखते जाओ। बस आपको एक याद रखनी है, जिस पर डिस्काउंट ज़्यादा होगा उसी का विक्रय मूल्य न्यूनतम होगा, और वही हमारा आंसर होगा। तो भाई सबसे पहले मैं इसको यहाँ पर क्रिएट करता हूँ, 15% और 20%। तो ये कितना हो जाएगा भाई? तो आपको सर ये हो जाएगा हमारा 15 प्लस का 20, 15 प्लस का 20 माइनस का 15 गुणे 20, 15 गुणे 20 और बटे में कितना आ जाएगा आपका 100। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा भाई? 20 से काटेंगे, 20 एकम 20 पंचे 100, 5 से कटेगा 5 तिया 15। तो ये कितना हो जाएगा? 20 10 30 5 35, और 35 माइनस का 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा हमारा 32%। ये कितना आ गया हमारा? 32%। पहले का मान आ गया 32। अब भाई इसको निकालते हैं, इस दूसरे वाले को। देखो इसकी तो निकालनी नहीं, क्योंकि इसका मैं दे ही रखा है 33% की छूट है, इसका तो कोई निकालने का कोई मतलब ही नहीं है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो जाएगा हमारा? 25 प्लस का 10 माइनस का 25 गुणे 10 बटे में कितना आ जाएगा अपना? 100 आ जाएगा। ठीक है भाई, 25 एकम 25 और 25 चौको 100, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10। ये कितना हो जाएगा भाई? ये कट जाएगा तो ये कट जाएगा आपका 2.5 बार 2.5। इसको जोड़ देंगे तो 25 10 35, और 35 माइनस का हो जाएगा आपका 2.5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो ये आ जाएगा आपका 35 में से 2 जाएगा 33, और यानी कि 32.5 आ जाएगा। कितना आ गया? 32.5%। ठीक है, ये आ गया 32.5%। और ये वाला जो मान था ये तो हमारा 33% इन्होंने दे ही रखा है ऑलरेडी पहले से ही। अब देखो मैंने आपको एक बात बताई थी, हमसे हम बोला क्या गया है कि विक्रय मूल्य न्यूनतम। तो भाई देखो, जिसकी डिस्काउंट यानी जिस पर मुझे छूट ज़्यादा मिलेगी उसका विक्रय मूल्य न्यूनतम होगा। भाई ये कितना है आपका? 32% है। ये कितना? 32.5 है। और ये कितना है? 33। तो सबसे ज़्यादा वाला कौन है? 33.5%, यानी कि थर्ड वाला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्योंकि जिस पर मुझे डिस्काउंट ज़्यादा मिलेगा वही हमारा आंसर होगा। तो कौन है भैया? 33%, यानी सबसे ज़्यादा डिस्काउंट मिला है, तो थर्ड वाला पार्ट एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ चुकी होगी। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 10। अगला क्वेश्चन फिर से आपका पाइप और टंकी का आया है, और ऐसा क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूँ। मैंने आपको क्लास में भी कराया था चैप्टर वाइज में, और प्रैक्टिस सेट में भी ये करवा चुका हूँ भाई। ये क्वेश्चन आ जाएगा सबको, बस थोड़ा सा आप लोगों को समझना है। कह रहा है कि पाइप पी और क्यू एक पानी की टंकी को क्रमशः 10 घंटे और 15 घंटे में भरते हैं, और पाइप आर पानी से भरे उस टैंक को 12 घंटे में खाली कर रहा है। भाई देखो तीन है, तीन पाइप है, पी भरने वाला है, क्यू भरने वाला है, आर खाली करने वाला है। ठीक है भाई, इसको कैलकुलेट करेंगे। ये हो गया हमारा पी भरने वाला, क्यू हो गया,
और ये हो गया आर खाली करने वाला, तो इसको लगा देते ऊपर माइनस, क्योंकि ये खाली कर रहा है पाइप को, ठीक है। पी भर रहा है 10 घंटे में, पी भर रहा है 10 घंटे में, क्यू भर रहा है आपका 15 घंटे में, और आर जो है ये 12 घंटे में खाली कर रहा है भाई। क्या कर रहा है? खाली कर रहा है भाई। इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे। तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा भाई? 15 चौको 60। ये एलसीएम कितना आ गया? 60 आ गया। 10 छिक्का 60, 15 चौको 60 और 12 पंचे 60। एलसीएम कितना आ गया? 6 4। अब ये खाली करने वाला, तो इसको माइनस लगा देते। इतना आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि आर जो है ना ये खाली करने वाला है, इसलिए इस पर माइनस लगा दिया है। अब आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन में बोला है कि प्रारंभ में टैंक खाली है और केवल पाइप पी और क्यू 6 AM को खोले गए, यानी सुबह पी और क्यू को 6 बजे खोला गया और पाइप आर को 9 बजे खोला जाता है, यानी कि 6 से 9 तक तो पी चला है। यदि मैं आपसे बोलूं कि बताएगा कि 6 AM से लेकर 9 AM तक, 6 AM से लेकर 9 AM तक कितने घंटे हो गए भाई? क्योंकि पी और क्यू तो भाई 6 बजे से चालू हुए 9 बजे तक, तो 6 9 से भाई इनका टोटल कितना घंटे का समय हो गया? तो आपको सर ये हो गया हमारे 3 घंटे का समय। और 3 घंटे में कौन नल चला है? पी चला है और क्यू चला है। तो भैया 3 घंटे में कौन कौन चले भाई? पी प्लस का क्यू। 3 घंटे में इन्होंने कितना काम कर लिया होगा? आप कहोगे सर ये 3 घंटे में कितने यूनिट से? 6 4 10 दोनों मिलकर कर रहे हैं ना, तो 10 यूनिट काम करेंगे, तो 10 तियाँ कितना हो जाएगा भाई? आप कहोगे सर ये तो 30 काम तो कर लिए होंगे, यानी कि 30 यूनिट इन्होंने काम कर लिया होगा। हमारा जो टोटल वर्क, यानी कि ये हमारा क्या है? ये हमारा टोटल वर्क है ये, या टोटल टंकी बोल सकते हैं 60। तो टोटल टंकी थी 60, यानी कि 60 में से हमारा 30 काम भर हो चुका है, आधी टंकी भर चुकी है। अभी भी हमारी टंकी कितनी खाली है? तो 60 माइनस का 30, यानी कि अभी भी हमारी शेष जो टंकी है ना भाई, वो 30 अभी भी खाली है। अब इसे 30 में क्या बोला है कि अब आर को भी 9 बजे खोला जाता है, तो टैंक कितने बजे पूरी तरीके से भर गया? भाई देखो, अब आर को कब खोला गया भाई? 9 बजे खोला गया। 9 बजे कर, यानी सुबह 9 बजे किसको खोला गया है? आर को। अब देखो पी तो चल ही रहा है, क्यू भी चल रहा है, अब आर को भी खोल दिया, तो ये हो जाएगा पी प्लस का क्यू और माइनस का आर भैया, क्यों? आर तो खाली कर रहा है। तो पी भर रहा है 6 4 10, मिलकर दोनों 10 की क्षमता से। आर खाली कर रहा है, माइनस का 5 कर देंगे तो कितना बचेगा आपको? सर ये तो बचेगा 5। अब भाई ये 5 बचा है, यानी कि आगे इनकी कैपेसिटी। तो भैया टोटल शेष टंकी थी 60 में से 30 तो ये भर गई, शेष कितनी खाली थी हमारी? तो शेष तो हमारी 30 खाली ही थी। अब 30 खाली है, 5 की क्षमता से भरेगा, तो कितने घंटे का समय लगेगा? तो 5 छिक्का 30, कितना आ गया भाई? 6 घंटा ये और समय लेगा। तो 6 टैंक कितने बजे तक पूरी भर जाएगी? यानी कि 6 घंटे बाद जो है ना वो टैंक भर जाएगा। किसके 6 घंटे बाद? इस 9 के 6 घंटे बाद। तो बस आपको क्या करना है, इस 9 बजे में, इस 9 बजे में आपको 6 घंटा एक्स्ट्रा और जोड़ देना है। आपको केवल इस 6 बजे में 9 घंटा एक्स्ट्रा आपको और जोड़ देना है। तो भैया तो 9 बजे खोला गया था इसको 9 AM पर, बस इसी में आपको प्लस का 6 घंटे और जोड़ देना है। तो 9 6 15 और 15 को हम क्या बोलते? 3। और ये 3 किसका होगा भाई? 3 PM हो जाएगा, क्योंकि दोपहर में 12 बजे के बाद PM स्टार्ट हो जाता है। तो वैसे 9 घंटे में भाई आपको ये 6 ऐड कर देना था, बस ये आंसर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा कि दोपहर को 3 बजे हमारा टैंक पूरी तरीके से भर जाएगा। उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्त बात समझ में आ गई होगी। ये यहाँ पर इसका आंसर लिख दिया मैंने, क्लियर? चलिएगा भाई अगले क्वेश्चन की ओर पढ़ते, क्वेश्चन नंबर 11। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक छोटे से व्यवसाय को शुरू करने के लिए ए और बी ने मिलकर 15,000 रुपये का निवेश किया और उन्हें साल के अंत में 2,000 रुपये का लाभ हुआ और बी ने अपने लाभ का 600 रुपया लिया। ए ने कितना निवेश किया? भाई देखो, ए ने कितना लिया था साल के अंत में? 2,000 का लाभ, ठीक है, और बी ने कितना हिस्सा लिया लाभ का? 600। भाई देखो यहाँ पर दो बंदे हैं, एक तो आपका ए हो गया और दूसरा आपका बी हो गया। बी ने कितना हिस्सा लिया था भाई? 600। भाई बी ने तो अपना हिस्सा ले लिया 600, लेकिन साल के अंत में जो 2,000 रुपये का लाभ हुआ है ना भाई, ये किसको हुआ था? ए को। ए को जो साल के अंत में 2,000 रुपये का लाभ हुआ, लेकिन बी ने अपना उससे 600 हिस्सा वापस ले लिया, तो ए के पास कितना बचेगा? तो आपको सर ए के पास भैया था तो 2,000, 2,000 में से 600 हिस्सा तो भैया इसने बी को दे दिया, तो इसके पास कितना शेष बचेगा? 1,400। तो इसको मैं ऐसे ही लिख देता हूँ ताकि आपको बात समझ में आ जाए। 2,000 माइनस का 600, तो ए के पास कितना बचेगा? 1,400, और बी के पास तो 600 था ही। कैलकुलेट कर लेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 2 सत्ते 14 और 2 तियाँ 6। तो हमारा जो रेशियो आ गया वो आ गया 7:3।
ये जो 7:3 रेशियो आया ना, ये किसका आया? ये लाभ और पूंजी का रेशियो। यही अनुपात हमारा लाभ का रेशियो भी है और यही पूंजी का है। तो भाई लाभ और पूंजी का रेशियो कितना आ गया भाई? 7:3 रेशियो आ गया। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन में? कह रहा है कि बी ने मिलकर 15,000 रुपये का निवेश किया था। भाई ए और बी ने मिलकर, तो आप बताओ ए और बी ने मिलकर टोटल कितने का लाभ कमाया? तो 7 ये 3 ये, तो टोटल मिलकर कितना पूंजी निवेश किया? 10। आप कह रहे हो 10 निवेश किया, वो कह रहा नहीं 15,000 निवेश किया। यानी 10 की वैल्यू हमें कितनी दी गई है? 15,000 हमें दी गई है। जब 10 की वैल्यू 15,000 तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो एक की वैल्यू आ जाएगी 1500। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1500। हमसे बोला क्या है क्वेश्चन में कि ए ने कितना हिस्सा निवेश किया? तो भाई ए ने कितना किया था? 7। जब एक का मान 1500 तो 7 का मान कितना हो जाएगा? तो भाई गुणा कर देंगे 1500 से। एज आंसर कितना आ जाएगा? 15 सत्ते 105 और 2 जीरो और आ जाएंगे। तो कितना हो जाएगा? 10,500। दैट इज सॉल्व। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्त बात समझ में आ गई होगी। तो सी ऑप्शन वाले बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। अगला क्वेश्चन है कि यदि 6 अंकों वाली संख्या 5x 2y 6z को 7, 11 और 13 से विभाज्य है तो x - y + 3z का मान याद कीजिए। इस क्वेश्चन को मैं बहुत ही आसान कर दूंगा ताकि आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई दिक्कत ना हो। बिल्कुल सिंपल तरीके से बताऊंगा बस। वो तरीका क्या है भाई? देखो संख्या आपकी क्या दी गई है? संख्या आपको दी गई है 5x 2y 6 और z। यही संख्या तो दी गई है आपको 6z। अब इसको जो विभाजित किया जा रहा है ना भाई, 7, 11 और 13 से विभाजित किया जा रहा है। आपको क्या करना भाई? देखो आपको यहाँ पर कंपेयर करना है, कंपेयर। अब वो कंपेयर किससे करना भाई? संख्या को। क्या मैं यहाँ पर 5 को y मान सकता हूँ और x बराबर 6 मान सकता हूँ और y बराबर z। बात समझ में आ गई? और y को यहाँ पर मैं z, क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपके जो पेयर बन रहे हैं ना, वो 3-3 के पेयर यहाँ से आपके बन गए। यानी कि आपको क्या करना, बस इतना याद रखना, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन बने ना तो आपको सीधे उनके बीच का कंपेयर करना और कुछ नहीं। तो यानी कि भैया x का मान क्या रखा हमने? x की वैल्यू गई 6 पे, तो ये हो जाएगा x बराबर का 6। और y किस पर है? z पर है। और y किस पर है आपका? सॉरी y नहीं, यहाँ पर 2 आएगा, 2। यहाँ पर y नहीं रखना भाई, 2 आएगा, 2। ये क्या हो जाएगा? 2 बराबर किसके हो जाएगा? z के। अब यहाँ से आपको लिख लेना है। यहाँ से क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा x का मान कितना आ जाएगा? 6 और y का मान आ जाएगा हमारा 5 और z का मान हमारा कितना आ जाएगा? z का मान आ जाएगा हमारा 2। तो ये लो आपके x, y और z के मान ऐसे निकल के आ जाएंगे केवल और केवल कंपेयर करके। अब यही मान, जो ये मान मैंने यहाँ पर रखा है, ये मान आपको इसमें रख देना है। x का मान कितना है? 6 माइनस y का मान कितना है? 5। y का मान कितना है आपका? 5 प्लस 3 और z का मान कितना है? गुणे में है 2, 3 गुणे 2। ये कितना हो जाएगा? 6 माइनस का 5 प्लस का 6। ये कितना हो जाएगा? 6 और माइनस 5 कर देंगे तो 1 बचे 6, 1 7 हो जाएगा। यानी इसका मान कितना आ गया हमारा? 7 आ जाएगा बराबर में। तो बस कौन सा ऑप्शन हो गया? ऑप्शन नंबर बी हो गया। ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल आसान था भाई, केवल आपको इस पॉइंट को समझना है, केवल कंपेयर करना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 200 रुपये और 260 रुपये की कीमतों पर खरीदी गई पुस्तकों को 250 रुपये से 300 रुपये तक की कीमतों पर बेचा जाता है तो 25 पुस्तकों को, कितनी? 25 पुस्तकों को बेचने पर अधिकतम संभावित लाभ, अधिकतम संभावित लाभ, इस पॉइंट को सबसे पहले अपने माइंड में सेट करो। जब भी आपके सामने अधिकतम संभावित लाभ लाभ पूछा जाए या इस टाइप का क्वेश्चन दिया जाए तो यानी कि हमसे क्या पूछ रहा है कि मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हुआ है, मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हुआ है, यानी कि अधिकतम संभावित लाभ। जब भी अधिकतम संभावित लाभ का क्वेश्चन आपके एग्जाम में बने तो उनमें से आपको क्या करना है कि जो चीज़ हमारा सीपी, जैसे कि हमारा सीपी होता है हमारा कॉस्ट प्राइस, जो वस्तु हमने खरीदी है 200 से लेकर 260 तक की, तो उसमें से हमें लेनी है सबसे पहले न्यूनतम वैल्यू, क्योंकि न्यूनतम वैल्यू में जब हम खरीदेंगे, जब मैक्सिमम में बेचेंगे तभी तो प्रॉफिट होगा। तो न्यूनतम वैल्यू यहाँ से उठाएंगे, तो न्यूनतम वैल्यू हमारी कितनी है? आप कहोगे सर 200 है। और कह रहा है कि इसको जब बेचा है
और इसके एसपी का उठाएंगे मैक्सिमम। तो मैक्सिमम कितना था भैया, आप कहोगे सर 300। बस इतना आपको यहाँ पर चीज़ों को याद रखना है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। बात समझ में आ गई। जब भी अधिकतम संभावित लाभ पूछा जाए तो क्रयमूल हमेशा छोटी वाली संख्या उठाएंगे और इसका जो एसपी होगा वो बड़ी से बड़ी संख्या उठाएंगे, यानी कि मैक्सिमम। तो यहाँ से आप एक बात बताओ, 200 में खरीदा 300 में बेचा, कितने का लाभ होगा आपको? से जो लाभ हुआ है ना वो 100 का लाभ हुआ है। और आप जानते हो जो 100 का जो लाभ हुआ है ना भाई, ये क्या हुआ, हमारा प्रॉफिट हुआ है भाई। कितने का हुआ? 100 का लाभ हुआ है एक पर। तो यानी कि कहने का मतलब एक बुक पर कितने रुपए का लाभ हुआ? तो एक पुस्तक पर आपको 100 रुपए का लाभ हुआ है। लेकिन हमारी ऐसी तो टोटल 25 पुस्तक हैं, टोटल 25 पुस्तक। तो भैया जब एक बुक को बेचने पर 100 रुपए का लाभ हो रहा है तो 25 बुक को बेचने पर कितने का लाभ होगा? सिंपल सा क्वेश्चन है। तो क्या हो जाएगा? तो आपको सर ये हो जाएगा 100 गुणा 25 इज इक्वल टू 2500 हो जाएगा। दैट्स ऑल। तो कितना आ जाएगा भाई? 2500 रुपये। तो कौन सा ऑप्शन है भाई? ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। 2500 रुपये का अधिकतम संभावित लाभ हो जाएगा। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। अगला क्वेश्चन है कि एक ट्रेन अमृतसर से कांगड़ा तक 96 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है और 98 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वापस आती है। यदि कुल यात्रा 194 घंटे लगते हैं तो अमृतसर और कांगड़ा के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको पिछले प्रैक्टिस सेट में भी कराया था, अंकित भाटी सर की बुक सॉल्यूशन में भी कराया। रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग उससे ये क्वेश्चन बड़ी आसानी से बन जाएगा। रिपीटेड क्वेश्चन है भाई, गलत मत करना मेरे दोस्त, मैंने आपको सारी चीज़ें कंप्लीट करवाई भी हैं। तो आपका रिवीजन सीरीज चल रहा है तो रिवीजन वाली सीरीज में आपको क्वेश्चन को तो गलत तो करना ही नहीं है, ठीक है भाई। यहाँ से मान लो कोई एक डिस्टेंस है भाई, यहाँ से अमृतसर से मान लिया कोई एक डिस्टेंस है, कहाँ से कहाँ तक? अमृतसर से कांगड़ा तक, ठीक है। यहाँ पर हो गया कांगड़ा भाई। इनके बीच की दूरी भैया कुछ भी मान लो भाई, इनके बीच की जो दूरी है वो मैंने मान ली डिस्टेंस डी। इनके बीच की जो दूरी है डिस्टेंस मान लिया मैंने डी मान ली है। और आगे क्वेश्चन में बोला है कि अमृतसर से कांगड़ा जो एक गाड़ी जो चलती है ना वो इसकी स्पीड है वो 96 किलोमीटर, यानी कि यहाँ से जो गाड़ी जा रही है उसकी जो चाल है ना वो है 96 किलोमीटर प्रति घंटा। और कांगड़ा से वापस आ रही है, वापस आने वाली जो गाड़ी है उसकी चाल कितनी है? उसकी चाल है आपकी 98 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। ये इसकी चाल कितनी आ गई? 98 किलोमीटर प्रति घंटा और जाने वाली की है 96 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो, अब यहाँ से निकालेंगे तो कह रहा है कि यदि कुल यात्रा में 194 घंटे लगते हैं। भाई आप बताओ, यहाँ से पहले तो निकालो डिस्टेंस। तो भैया एक तरफ से गाड़ी हमारी जाएगी और दूसरी तरफ से गाड़ी आएगी, तो भाई आने और जाने में लगा समय, तो यानी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? तो डिस्टेंस यानी दूरी हमारी दोगुनी हो जाएगी, यानी कि आने में और जाने में। तो ये कितना हो जाएगा हमारा? 2D। कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा हमारा 2D यानी कि डिस्टेंस, ठीक है। तो भाई यहाँ पर देखो आने और जाने में लगा समय, तो आने जाने में लगा समय यानी कितना लगेगा भाई? 2 गुना। तो ये हो जाएगा 2 गुणे इसकी चाल कितनी है भाई? आने और जाने में, तो कितना से गुणा करेंगे? 2 से। तो भाई कितने की चाल से जा रहा है? 96 और जाने में कितना लगा भाई? गुणे 98। 2 कॉमन ले लेंगे क्योंकि आने और जाने में, बटे में टोटल समय कितना ले रहा है? 194 घंटे। 194 घंटे बराबर दूरी डिस्टेंस कितनी है भाई? आने और जाने में, तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी हमारी? 2D। बटे में समय कितना है भाई? समय बराबर कुल समय कितना लग रहा है? 194 घंटे का ही समय लग रहा है। बस इसको कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ से आप देखो सबसे पहले वो क्या है, यहाँ से जो 2D है ना ये क्या है हमारी? ये है हमारी कुल दूरी। ये क्या है हमारी? ये हमारी निकल के आ गई है कुल दूरी। और ये क्या है हमारा? 194, ये हमारा कुल समय। ये क्या हमारा? कुल समय है हमारा, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। बस इसको कैलकुलेट करेंगे। 194 से 194 कैंसिल आउट, 2 से ये 2 कैंसिल आउट, तो यहाँ से हमारा डी बराबर निकल के आ जाएगा, यानी कि डिस्टेंस यही दूरी ही तो पूछी थी। ये हो जाएगा 96 गुणा 98। भाई कैलकुलेट कर लेंगे, इसकी गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा 8 छंग 48, 48 की 8, तो 8 तो भाई इकाई अंक सभी में है तो अब तो गुणा करनी ही पड़ेगी। तो बस गुणा कर लेंगे भाई, ठीक है। 8 छंग 48 की 8 और कैरी करेगा 4, 8 ने 72, 72 4 कितना हो जाएगा? 76 गुणा 9 छक्का 54 की 4, कैरी करेगा 5, 9 पना 45, 5 50 गुणा कर देंगे भाई। 8 6 4 10 की 0, कैरी करेगा 1, 7 1 8 और ये कितना हो जाएगा? 5। क्या गलती कर दी है क्या? कहीं गलती हुई है गलत गुणा करने में भाई, गुणा करने में गलती कर दी मैंने, कहीं गुणा करने में गलती कर दी भाई। इसको ऐसे लिख लो भाई, 96 गुणा 98, 8 छंग 48 की 8, कैरी करेगा 4, 8 ने 72,
72 और 4 76 गुणा 9 छिक्का 54 की 4 कैरी करेगा 5 9 निम 81 और 81 5 हो जाएगा आपका 86। अब करेंगे 8 6 4 10 की 0 और 7 1 8 6 14 की 4 कैरी करेगा 1 8 1 9 9408। भैया कितना आ जाएगा भाई इसका गुणा करने पर 9408 आ जाएगा भाई। बात समझ में आ गई? कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 9408। ठीक है, किलोमीटर है, ये हमारी क्या आ जाएगी? डिस्टेंस निकल के आ जाएगी। ऑप्शन नंबर डी के पास है, ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है भाई, चलिएगा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। अगला क्वेश्चन है कि एक वस्तु को 1980 रुपये में बेचने पर अर्जित प्रतिशत लाभ उसी वस्तु के 1620 में बेचने पर हुई हानि के प्रतिशत के बराबर है, तो 15% लाभ अर्जित करने के लिए वस्तु को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए? भाई देखो, यहाँ पर क्वेश्चन में एक बात बोली है कि अर्जित प्रतिशत लाभ उस वस्तु को 1620 में बेचने वाली हुई हानि के बराबर है। यानी कि उसको जो लाभ अर्जित हो रहा है ना, लाभ जो उसको लाभ मिल रहा है ना भाई, वो उसको होने वाली हानि के कैसे है? बराबर है। यानी कि लाभ बराबर क्या हो जाएगा आपका? हानि। ये क्वेश्चन आपसे कहना चाहता है। तो लाभ बराबर हानि, तो यहाँ से हमें क्या निकालना है भाई? सीपी, क्योंकि सीपी यानी कि क्रय मूल्य हमें तभी होगा जब हमारा लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत है। तो हमेशा सीपी पर निकालते हैं, तो सीपी बराबर, तो इसको मैंने दो सेलिंग प्राइस में बेचा है। पहले तो बेचा है आपका एस, यानी कि इसको मैं मान लेता हूँ SP1, SP1 प्लस का कर देंगे SP2, क्योंकि एक को 1980 में बेच रहा हूँ, दूसरे को 1620 में, तो यानी कि दो सेलिंग प्राइस की डिवाइड कर दूंगा भाई 2 को, तो यहाँ से हमारा टोटल निकल के आ जाएगा। तो SP1 पहले को कितने में बेचा? 1980 में, 1980 में। दूसरे को कितने में बेचा? 1620 में, और डिवाइड बाई कर देंगे 2 से। इनको ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 19 1 20 और 8 6 14 34 और 3600, ये हो गया हमारा 3600, और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? 2। डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? 2। 2 से काटेंगे, कितनी बार कटेगा? 18 दूनी 36, यानी कि 1800। यानी कि जो हमारा सीपी है वो कितना निकल के आ गया? 1800। सीपी हमारा कितना आ गया भाई? 1800 यहाँ से निकल के आ गया। इतनी बात समझ में आ गई? अब देखो इसको कैलकुलेट करेंगे भाई। अब देखो कह रहा है कि 15% का लाभ भी तो अर्जित कर रहा है। आप एक बात बताओ, जो लाभ मिलता है हमेशा क्रय मूल्य पर मिलता है, तो यहाँ से भैया क्रय मूल्य हमारा कितना था भाई? 1800, और 1800 पे 15% का लाभ अर्जित कर रहा है, तो वो कितने का लाभ अर्जित कर रहा होगा भाई? आप बताओ। 15% पर लाभ अर्जित कर रहा है तो 115%, भाई 15% लाभ ही तो अर्जित कर रहा है, तो भैया लाभ अर्जित कर रहा है तो कितना हो जाएगा? 115 बटे में कितना आ जाएगा? 100। बस इसको कैलकुलेट कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। अगर कहता कि 15% हानि अर्जित कर रहा है, तो भाई 100 में से 15% माइनस कर देता। क्यों? क्योंकि 15% लाभ अर्जित कर रहा है। हर चीज़ होती है 100%, उस पर 15% का लाभ 115। भाई 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे, 18 की गुणा कर देंगे इसमें, तो ये कितना हो जाएगा? 18 पंच 90 की 0, कैरी करेगा 9, 18 एकम 18, 18 9 कितना हो जाएगा? 17, 17 की 7, कैरी करेगा 1, 18 एकम 18, 18 कितना हो जाएगा? 19। गलत कर दिए क्या कहीं? सॉरी, 18 पंचे 90 की 0, और 18 पंचे 90 की 0 कैरी करेगा 9, 18 एकम 18, और 18 और 9, 18 9 कितना हो जाएगा? 27, 27 की 7 कैरी करेगा 2, 18 एकम 18, 18 2 20, ये आ जाएगा 2070। ठीक है भाई, कितना हो जाएगा? 2070। कहाँ पर भाई? ऑप्शन नंबर सी के पास है। ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2070। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। अगला क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग कर जाएंगे। और आज का प्रैक्टिस सेट भाई 20 क्वेश्चन है, और 20 क्वेश्चन बहुत ही हार्ड क्वेश्चन तो नहीं कह सकते, मतलब कह सकते हैं कि हाँ ठीक ठाक था। और इसमें मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छा स्कोर करेंगे, और वीडियो के लास्ट में अपना स्कोर हमें ज़रूर काउंट करके बताएंगे। राकेश अपनी मासिक आय का 20% घरेलू खर्च पर, 15% किताबों पर, 30% कपड़ों पर खर्च करता है, और बाकी सेविंग करता है। गिनती करने पर उससे पता चलता है कि वो आखिरकार उसने 12,397 रुपये की बचत की है, तो उसकी मासिक आय यानी कि उसकी मंथली की जो इनकम सैलरी है वो कितनी है। भाई देखो, यहाँ से सबसे पहले तो ये निकालो कि वो टोटल जो खर्चा है ना, खर्च, वो कुल खर्च कितना कर रहा है। भाई देखो, भाई कह रहा है कि मासिक आय पर जो है ना वो 20%, तो भाई किस पर खर्च कर रहा है? ये 20% तो वो खर्च कर रहा है अपने घरेलू खर्च पर, प्लस और 15% वो किताबों पर खर्च कर रहा है, और कहाँ क्या कर रहा है? 30% वो अपने कपड़ों पर खर्च कर रहा है। तो यहाँ पर देखो उसने कुल कितना खर्च किया, तो जोड़ देंगे 30 20 50 15 65, यानी कि वो 65% जो है ना भाई, वो क्या कर रहा है? 65% तो वो कुल खर्च कर रहा है भाई।
कुल खर्चा कितना कर रहा है भाई 65%। आप बताओ हर चीज़ होती है 100%, जब वो 100% में से वो 65% खर्च कर देता है भाई, मान लिया इसकी आय, भाई आय इसकी जो भी रही होगी वो 100% रही होगी, और आय माइनस का खर्च, और खर्च कितना कर रहा है भाई 65% खर्च कर रहा है, तो 100 माइनस का 65% खर्च, और आय माइनस खर्च इज इक्वल टू क्या होती है हमारी बचत। तो बचाता कितना होगा भाई, बचाता कितना होगा भाई 100 माइनस 65 कर देंगे तो आपको फिर ये बचाता होगा 35%। ये आ गई इसकी बचत निकल कर, इतनी बात समझ में आ गई। ये क्या निकल के आ गई, इसकी बचत निकल के आ गई है, ठीक है। अब हमसे क्या क्वेश्चन में बोला कि वो 12,397 की बचत करता है, यानी कि जो ये 35% की जो वैल्यू आपको दी गई है वो कितनी दी गई है, किसके बराबर है, ये 12,397 के आपको बराबर दी गई है। तो 35% बराबर 12,397, तो 100% की वैल्यू आप निकाल सकते हो, निकाल सकते हो ना। तो भाई ये कितना हो जाएगा 12,397 गुणे 100, और बटे में कितना आ जाएगा आपका 35। बस इसको कैलकुलेट कर लो, फाइनली आंसर आ जाएगा भाई। भाई इसको कैलकुलेट करेंगे भाई, इसको काटेंगे 7 से, 7 से कट जाएगा ना भाई, 7 एकम 7 और 7 पना 35, 7 से इसको काटेंगे, 7 एकम 7, 5 बचेगा 53 हो जाएगा, 7 सत्ते 49, और 4 बचेगा, फिर कटेगा 7 से बाद, 7 सत्ते 49, 7 एकम 7, 1771, और यहाँ पर है गुणा 100, 2 जीरो इसमें हो जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1771, और डबल जीरो, और बटे में कितना आ जाएगा आपका 5, डिवाइड कर देंगे आंसर आ जाएगा भाई हमारा, डिवाइड कर देंगे आंसर आ जाएगा, कितनी बार कटेगा भाई 5 से काटेंगे तो 5 तियाँ 15, 2 बचेगा, 5 25, फिर से 2 बचेगा 21 हो जाएगा, 5 चौको 20, और 5 दूनी 10, और एक जीरो, तो कितना आ जाएगा 35,420। तो फाइनली जो उसका जो इनकम होगी वो कितनी आ जाएगी 35,420, उसकी इनकम निकल के आ जाएगी। बात समझ में आ गई। तो 35,420 किस ऑप्शन के पास है, तो 35,420 ऑप्शन नंबर ए के पास है, तो ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 35,420, दैट इज सॉल्व। अगला क्वेश्चन भाई, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक ठेकेदार ने एक काम को 20 दिनों में पूरा करने के लिए 69 श्रमिकों को नियुक्त किया, और काम को 12 दिन में पूरा करने के लिए उसे कितने श्रमिकों को नियुक्त करना चाहिए। बस वही फार्मूला है भैया, बचपन से पढ़कर आए हैं भाई, क्या M1D1 बराबर M2D2, M1D1 बराबर M2D2। भैया इस फॉर्मूले को बस रख दो, आंसर आ जाएगा भाई। भाई पहले व्यक्ति कितने थे भाई 69 श्रमिकों को रखा, तो 69 जो श्रमिक हैं वो कितने दिन में कर रहे हैं भाई 20 दिन में, बराबर। अब क्या कह रहा है कि हमें कितने श्रमिकों को और रखना होगा, यानी कि कितने श्रमिकों को और रखना होगा ताकि काम जो है ना भाई वो कितने दिन में हो जाए, 12 दिनों में हो जाए। अब जो काम होगा ना भाई काम, वो क्या कह रहा है कि 12 दिनों में हो जाए। तो भाई हमें अब कितने, यानी कि M2 की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है, ताकि काम कितने दिन में हो जाए भाई 12 दिनों में हमारा काम हो जाए। बस इसको कैलकुलेट कर लेंगे भाई, इसको आपको क्या करना भाई कैलकुलेट कर लेंगे भाई, 4 से काट देंगे इसको, 4 तियाँ 12, 4 से कट जाएगा 4 पंचे 20, 4 पंचे 20। अब 4 से इसको काट देंगे क्या, अब किससे कटेगा भाई, ये 3 से कट जाएगा, तो 3 एकम 3, और 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9। तो यहाँ से हम M2 की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये कितना हो जाएगा हमारा 23 पंचे, 23 पंचे 5 तियाँ 15 की 5, और 5 दूनी 10 से 11, 115, 115 बराबर कितना आ गया हमारा M2, M2 कितना आ गया 115। लेकिन 115 तो ये तो है ही, लेकिन 115 में से जो हमारे जो श्रमिक थे वो कितने थे, पहले 69 श्रमिक थे, क्योंकि 69 श्रमिक में से 20 दिन में तो ये कर ही लिए थे। तो बस श्रमिक हमसे पूछा है ना, तो पहले कितने थे भाई, पहले हमारे थे 69, तो बस 115 माइनस का कर देंगे 69, हमारा आ जाएगा कि हमें कितने श्रमिकों को नियुक्त करना चाहिए। तो 15 में से 9 जाएगा 6, और 10 में से 6 जाएगा आपका 4, यानी कि कितना आ जाएगा 46, यानी कि 46 श्रमिकों को नियुक्त करना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर। चलिएगा भाई अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। अगला क्वेश्चन है कि 250 केजी और 300 केजी मूल्य के दो प्रकार के चाय के पाउडरों को तीसरे प्रकार के चाय के पाउडर के साथ 1:1:2 की रेशियो, 1:1:2 के अनुपात में मिलाया जाता है। यदि मिश्रण का मूल्य 350 केजी है तो तीसरे प्रकार के चाय के पाउडर का मूल्य ज्ञात कीजिए। भाई देखो इनके अनुपात का मिश्रण कितना भाई, 1:1:2 के अनुपात में। वो कह रहा है नहीं, इनका जो मिश्रण का मूल्य है ना वो 350 केजी। भाई टोटल मिश्रण कितना भाई, टोटल मिश्रण तो 2 1 3 1 4, तो टोटल मिश्रण हमारा कितना है 4, और मिश्रण का मूल्य कितना है 350, कितना भाई 350 किलो
ग्राम पर केजी है ना, कितना भाई 350 किलोग्राम पर केजी है ना। तो 4 केजी का कितना हो जाएगा भाई, गुणा कर देंगे इसकी, तो ये कितना हो जाएगा 35 चौको 140 होता है, यानी कि 1400। इसका कितना आ गया भाई 1400 आ गया। अब क्या कह रहा है कि जो पहला प्रकार की जो चाय है ना, ये 1 नंबर वाली चाय, ये पहले प्रकार की जो चाय है ना, ये 250 रुपये प्रति किलोग्राम है, और जो दूसरे नंबर की जो चाय है ना, ये 300 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चाय है। ये क्वेश्चन में बोला गया है, ठीक है। अब आप एक बात बताओ, ये 250 वाली चाय, ये 300 वाली चाय, तो टोटल मिश्रण इन दोनों का कितना होगा भाई। अब ये वाली जो है ना, ये वाली यहाँ पर भाई क्या है, ये है भाई दूसरे नंबर वाली चाय। भाई इनका टोटल देखो पहले कितना है भाई, इनका टोटल पहली वाली और दूसरे वाली चाय का, तो भाई ये 250 ये 300, तो ये दोनों टोटल कितने हो गए भाई, 300 200 500, यानी कि 550। कितने हो गए 550, और इनका टोटल मिश्रण कितना है 1400। यदि मैं इस 14 में से ये 500 घटा दूंगा, तो यहाँ पर वो संख्या हमारी निकल के आ जाएगी जो इस मिश्रण के साथ इंक्लूड होगी। तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 1400 और माइनस का 500 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो आपको होगा सर 850। तो यानी कि वो चाय की जो मिश्रण होगा वो कितना होगा, 850 किलोग्राम वाली हमारी जो है तीसरी चाय होगी। तो वही तो पूछा है कि तीसरी चाय के पाउडर का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो तीसरी चाय हमारी कितने रुपए किलोग्राम की है, 850। लेकिन ये 850 तो है, पर ये तो 2 केजी की है, हमसे 1 केजी का पूछा है। तो 850 डिवाइड बाई 2 कर देंगे, तो 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, तो कितना आ जाएगा 425 रुपये प्रति किलोग्राम आ जाएगा, ठीक है। 1 किलोग्राम की कितनी आ जाएगी 425। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भाई यूनिट डिजिट का है, कह रहा है कि 676 गुणा 376 गुणा 470। भाई क्वेश्चन पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं, भाई एक सेकंड का आंसर है। हमसे क्या पूछा, इकाई अंक, यूनिट डिजिट पूछ रहा है। तो इकाई अंक में क्या करना होता है भाई, गुणा ही तो है, सभी में देखो गुणा का चिन्ह लगा हुआ है ना, तो सबका इकाई अंक उठा लो भाई, इसका इकाई अंक इसका इकाई अंक से गुणा कर दो, कितना हो जाएगा 6 छंग 36 हो जाएगा। तो 36 का इकाई अंक कितना भाई, इसका उठा लेंगे 6, अब इस 6 की गुणा कर देंगे 7 में, तो कितना हो जाएगा 6 सत्ते 42, इसका इकाई अंक लेंगे 2, अब इसकी गुणा कर देंगे 3 में, तो कितना हो जाएगा 2 3 6। अब इस इकाई अंक का ले लेंगे 6 की गुणा इस इकाई अंक में कर देंगे 3 में, तो 6 तियाँ कितना हो जाएगा 18। अब 18 में 2 अंक है, तो इसका इकाई अंक कितना है 8 है। अब 8 की गुणा 7 में कर देंगे तो कितना हो जाएगा 56, और इसमें से इकाई अंक ले लेंगे 6, और 6 की गुणा 1 में कर देंगे तो कितना हो जाएगा, इकाई अंक हमारा 6 आ जाएगा। बस बात खत्म, बात खत्म हो गया भाई। इकाई अंक भाई गुणा करते चले जाओ, सबका इकाई अंक लेते जाओ, आंसर आ जाएगा हमारा बस। अगला क्वेश्चन है आज का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल, क्वेश्चन में बोला है कि दो संख्याओं का गुणनफल 6760 है। कहाँ गया क्वेश्चन, ये रहा 6760 है, और इनका HCF 13 है। तो संख्याओं के ऐसे कितने जोड़े बनाए जा सकते हैं। देखो मेरे दोस्त, जहाँ कहीं पर भी यदि इनका HCF 13 है, देखो क्वेश्चन में क्या बोला है कि इनका HCF कितना भाई 13, यदि इनका HCF 13 है तो मैं इनको A और V मान सकता हूँ। तो इनको मैं A अनुपात V के अनुपात में मान सकता हूँ। और जहाँ पर ये जो A और B होंगे ना हमारे, ये क्या होंगे भाई, ये हमारे सहभाज्य होंगे भाई। क्या होंगे, ये A और B जो होंगे ये हमारे सह अभाज्य संख्याएं होंगी भाई, ठीक है, सह अभाज्य होंगे। इतनी बात आपको यहाँ पर समझनी है, ठीक है भाई, क्या होंगे, सह अभाज्य होंगे। अब यदि मैं बात करूं कि सहअभाज्य क्या होता है, तो सहअभाज्य वो संख्या होती है जिनमें से कोई संख्या उससे ना कटे, यानी कि उनमें से कोई भी संख्या कॉमन नहीं आती है, तो वो हमारे क्या होते हैं, सहअभाज्य होते हैं। तो वही तो पूछा कि संख्याओं में ऐसे कितने जोड़े बनाए जा सकते हैं। यहाँ से हमारी ओरिजिनल वैल्यू निकल के आ जाएगी, कैसे कि HCF है हमारा 13, तो इसकी गुणा हो जाएगी, तो ये हमारी हो जाएगा 13A, और ये संख्या हमारी हो जाएगी 13B, ठीक है। और क्या क्वेश्चन में बोला है कि इनका जो गुणनफल है ना, गुणनफल इन दोनों संख्याओं का वो कितना भी 6760 है। तो बस इसका गुणनफल लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा 13A गुणे 13B इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6760। इसको कैलकुलेट कर लेंगे भाई, 13 से काटेंगे भाई, 13 से कटेगा कितनी बार, 13 पचे 65, 2 बचेगा, 13 दूनी 26, 520। 13 से फिर कट जाएगा आपका 13 चौको 52, यानी कि कितनी बार कट गया भाई 40 बार, यानी कि A इंटू बी इज इक्वल टू कितना आ गया, इसका मान 40 आ जाएगा। कितना आ गया भाई 40। अब देखो यहाँ पर 40 के ऐसे कितने पेयर होंगे
वो हमसे पूछा है ऐसे कितने जोड़े बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ पर आ गया हमारा 40। अब आपको क्या करना है, अब इसे 40 के जोड़े बनाने हैं। यानी कि आपको ए और बी के ऐसे जोड़े बनाने हैं जिससे हम 40 ला सकते हैं। कैसे, देखो एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं, ऐसे जोड़े बनाते हैं आपको। जैसे कि 1 गुणे 40, 40 एकम 40 होता है। और 2 गुणे 20 भी आपका कितना होता है, ये भी 40 होता है। और कितना हो सकता है, 3 के पाड़े में तो आता नहीं, 4 से करेंगे तो ये आपको से 4 दहम 40 हो जाएगा। 5 के पाड़े में करेंगे तो 5 अट्ठे 40 आ जाएगा। इतने ही तो आएंगे, इसके अलावा तो मुझे तो नहीं लगता है कि कोई होगा। आप कहोगे जी भाई हाँ यही होगा। अब यहाँ पर मैंने एक बात बताई थी सहअभाज्य वाली, ये जो पॉइंट बताया था ना सहअभाज्य, इसको ध्यान में रखो। ये जो मैंने आपको ये पॉइंट बताया था ये सहअभाज्य वाला, अब इसकी ज़रूरत पड़ेगी भाई। सहअभाज्य क्या होते हैं, जिनसे हमारा कोई भी कॉमन ना हो, जिससे हमारा कोई भी पॉइंट जो अभाज्य संख्या वो हमारी कॉमन ना हो। समझ रहे हैं ना भाई। अब यहाँ से यदि जो कॉमन होगा वो तो आंसर नहीं होगा। तो जो है कि हमारे कॉमन ना हो, सहभाज्य क्या होते हैं जिनसे हमारी संख्या कॉमन ना हो। तो क्या 1 और 40 में कोई कॉमन है भाई, कोई कॉमन नहीं है, तो ये हमारा पेयर हो सकता है। 2 और 20 में देखेंगे तो हमारा 2 कॉमन है, तो ये नहीं होगा। 4 और 10 में हमारा 2 कॉमन आ जाएगा, ये भी नहीं होगा। 5 8 में कोई कॉमन नहीं है। तो यहाँ से हमारे कितने जोड़े हैं, तो आप कहोगे सर इसमें हमारे 2 जोड़े बन के आ जाएंगे। कितने जोड़े हैं, तो आप कहोगे सर इससे हमारे 2 जोड़े बनाए जा सकते हैं। फाइनली यही क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा कि 2 जोड़े बनाए जा सकते हैं, बनाए जा सकते हैं। ये इस क्वेश्चन का हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिससे कोई कॉमन नहीं होगा वो हमारा सहभाज्य नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्त बात समझ में आ गई होगी। तो ये थे दोस्तों आज के हमारे टॉप 20 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। और इसका जो पीडीएफ है आपको, बोर्ड पीडीएफ मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। और आज का सेशन मेरे दोस्त कैसा लगा, तो मेरे दोस्त कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो पर एक थम्स अप लाइक कर देना। और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको ऐसे ही डेली क्लासेस का नोटिफिकेशन सही समय पर मिल सके। और इस चैनल से आपको दोस्तों बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी आगे चलकर। आपको जो है बुक से सॉल्यूशन हो, चाहे वो पीडीएफ हो, या आपके अदर एग्ज़ाम की जो भी इंफॉर्मेशन है वो सब कुछ इस चैनल पर आपको प्रोवाइड कराया जाता है। तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना मेरे दोस्त। और आज की जो क्लास आप लोगों को कैसा लगा है क्लास, तो हमें एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि हमें भी एक अंदर से मोटिवेशन मिले कि हाँ हम आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं। तो चलिएगा आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा बताना, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सभी को जय हिंद। क्लास से जुड़ने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।